डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी का अनुपूरक बजट पेश। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया करीब 59,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। सीएम योगी समेत सत्ता पक्ष ने बजट को बताया जनहितैषी। वहीं विपक्ष ने अनुपूरक बजट पर जताई निराशा। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने कहा, अनुपूरक बजट के नाम पर सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है। परीक्षा घोटाले में सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करने का निर्देश जारी। जांच कमेटी गठित 1 से 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं छात्र संगठनों ने किया 7 अगस्त को विधानसभा मार्च का ऐलान। ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव का सीएम साय के साथ मुख्यमंत्री निवास में स्वागत। सीएम साय ने की 30 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि और आउट ऑफ टर्न डीएसपी पद पर पदोन्नति की घोषणा। सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी की उपलब्धि पूरे छत्तीसगढ़ और देश का गौरव। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। स्टेट लाइव के इस खास बुलेटिन में सबसे पहले बात यूपी की। विपक्ष के जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन के पटल पर 59,000 करोड़ रुपए का यह बजट रखा। बजट पेश करते समय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह अनुपूरक बजट प्रदेश के विकास की प्राथमिकताओं और विभिन्न विभागों की तत्कालिक आवश्यकताओं और मांगों के अनुरूप तैयार किया गया है। बजट का एक बड़ा हिस्सा 41,620 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किया गया है, जो राज्य के बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक विकास योजनाओं को गति देगा। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में सप्लीमेंट्री बजट पेश होने पर कहा कि सप्लीमेंट्री बजट के जो प्रावधान है विशेष रूप से चल रहे योजनाओं को पूरा करने, जहां पर आवश्यकता पड़े, जो जनहित के जरूरी काम हो उनको करवाना। मैं समझता हूं कि ये बजट हमारे विकास की गति को आगे बढ़ाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुपूरक बजट को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो सरकार अपना मूल बजट का 30 से 50% ही खर्च नहीं कर पा रही, वह अनुपूरक बजट के नाम पर अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रभु राम के नाम पर राजनीति करने वालों को बीजेपी को रामलला के दरबार में चढ़ावे को लेकर उठे सवालों और कथित गड़बड़ियों पर जवाब देना चाहिए। जब इन मामलों की जवाबदेही नहीं तय हो पा रही है तो प्रदेश के खजाने की जवाबदेही पर जनता कैसे भरोसा करे। पहले से ही दलीय नेताओं की बैठक और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के तहत जो एजेंडा हाउस का तय किया गया था, उस एजेंडे के तहत जब सदन में विधायी कार्य हो या अनुपूरक बजट से जुड़े हुए प्रस्तावों को एक पर भी विरोधी दल के लोगों ने कोई रुचि नहीं ली, बल्कि अनावश्यक मुद्दों को उठा करके सदन के बहुमूल्य समय को ये लोग नष्ट करना चाहते हैं। अखबार लाते हैं, क्या बजट लाते हैं, 30% तो खर्च नहीं कर पाते हैं। और ये सरकार झंडा चोर, चढ़ावा चोर और बजट चोर, बजट भी नहीं खर्च कर पा रहे। 30% से बजट ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे। ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये बजट लाते हैं, खर्च कर नहीं पाते। हम तो सभी लोगों से हमने सहयोग मांगा है यार। विधानसभा का जो बिजनेस होता है जिस हिसाब से, उसी हिसाब से 17 आहुत किया जाता है। बिजनेस थोड़ा बिजनेस है, 4 दिन का सत्र है। कल विधानसभा में तो निधन का निर्देश होगा और उसके बाद 3 दिन पूरी तरीके से जो परंपरागत तरीके से कार्रवाई है वो होगी। उत्तर प्रदेश में मदरसों को दी जाने वाली उच्च शिक्षा कामिल
यानी स्नातक और फाजिल यानी प्राय स्नातक की डिग्रियों पर पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और यूजीसी नियमों के अनुपालन के तहत लिए जा रहे इस फैसले के बाद राज्य के मदरसों में अब केवल 12वीं तक की ही पढ़ाई हो सकेगी। इसे लेकर भी राजनीति गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास को निरंतरता देने का काम करती रही है। अनुपूरक बजट के माध्यम से भी सरकार अपने आधुनिक कार्यों को पूरा करने के लिए और नवाचार नीचे कराया नए वाली सभी नीचे कर लो, सरकार के विकास के कार्यों को पूरा करने का अवसर मिलेगा। तब से लगातार किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, गरीबों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सौगात दी जा रही है और इससे बजट प्रॉब्लम कल्याणकारी लाभकारी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया। उनके बयान से प्रदेश की सियासत गर्माती दिख रही है। उन्होंने मदरसों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए इसे आतंकवाद से जोड़ दिया और आज एक बार फिर उन्होंने अपने बयान को दोहरा दिया। ये वास्तविकता है, सच्चाई है कि मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से तमाम जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी चाहे भारत के अंदर हों, आए हमले कराए हों, चाहे दुनिया के अंदर हमले कराए हों, वो मदरसी शिक्षा का ही परिणाम। श्री अखिलेश यादव जी की 2027 में इतनी बुरी स्थिति होने वाली है कि वह सम्मेलन कोई भी कर लें लेकिन साइकिल सैफे ही जाएगी। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कल गोकुशी की घटना में शामिल एक आरोपी को आज पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पैर में गोली लगी है। उसके पास से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। दरअसल लोनी बॉर्डर पर थाना क्षेत्र में कल गुलफाम के घर में गोकसी की घटना हुई थी। इस घटना में गुलफाम खुद शामिल था। उसके साथी घटना के बाद से फरार चल रहे थे। मुखबिर ने सूचना दी कि फरार अभियुक्त आज फिर लोनी बॉर्डर क्षेत्र में गोकसी की घटना को अंजाम दे सकते हैं। सूचना मिलते ही लोनी बॉर्डर इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक पर सवार 2 लोगों को रोका। पुलिस को देखते ही दोनों ने जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की। इस फायरिंग में एक व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी। पूछताछ में उसने अपना नाम अयूब उर्फ जुम्मा बताया। वह इंद्रपुरी चौकी क्षेत्र का रहने वाला है। अयूब ने बताया कि वह कल की गौसी घटना में शामिल था और आज फिर इसी तरह की वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए। फरार दूसरे साथी की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि फरार दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। लोनी बॉर्डर में एक मोहल्ला है लक्ष्मी गार्डन, वहाँ एक गोकसी की घटना कारित हुई थी। गुलफाम पुत्र वकील के घर में ही ये गोकसी की घटना कारित हुई थी और वह ये उस गोकसी में स्वयं शामिल भी था। उसके साथ भी जो अभियुक्त थे वो कल से ही फरार थे। सूचना जरिए मुखबिर मिली थी कि आज पुनः थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में कहीं गोकसी की घटना कारित की जा सकती इन लोगों के द्वारा। तो थाना लोनी बॉर्डर की पुलिस और इंस्पेक्टर साहब की टीम के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। यह जगह है इंदिरापुरी चौकी कीकर क्षेत्र का जंगल, जहां से लालबाग की तरफ रास्ता जाता है। आज यहां हमारे थाना लोनी बॉर्डर की पुलिस की टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार व्यक्ति को रोका गया, जिसमें 2 लोग बैठे थे। उन्होंने पुलिस को देखते ही और पुलिस के द्वारा रोके जाने पर उनके ऊपर जानलेवा फायरिंग की। संगम नगरी प्रयागराज में बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया। शाहगंज इलाके में 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। शाहगंज थाना क्षेत्र के लीडर रोड में एक घर में 3 लोगों के शव मिले हैं। डीसीपी सिटी मनीष सांडेल ने बताया कि मृतकों में 2 महिला 1 पुरुष हैं। सभी मृतक मूक बधिर हैं। प्रथम दृष्टया आपसी झगड़े में यह हत्या प्रतीत होती है। पुलिस शवों की शिनाख्त में जुटी हुई है। डॉग स्क्वाड की टीम और फिंगरप्रिंट की टीम ने भी
घटनास्थल का निरीक्षण किया। डीसीपी सिटी मनीष शांडिल ने बताया कि पुलिस साक्ष्यों का संकलन कर रही है और हर पहलू की जांच कर रही है। वारदात के खुलासे के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। मृतक कूड़ा बीनने का कार्य करते थे। आज सुबह सूचना मिली कि थाना शाहगंज क्षेत्र के अंतर्गत लीडर रोड के पास गढ़ी सराय मोहल्ले में एक किराए के घर में एक कमरे में 2 महिलाएं और 1 पुरुष डेड बॉडी मिली है। वहां पर उच्च अधिकारी के गण के द्वारा मौके पर पहुंचा गया और जांच पड़ताल भी की गई। फील्ड को यहाँ पर मौके पर बुलाया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। प्रथम दृष्टया सामने आया है कि ये सभी व्यक्ति मूक बधिर हैं और इनके प्रथम दृष्टया इनमें आपसी झगड़े में ही इस घटना को अंजाम देना पाया जा रहा है। इसके अलावा ये लोग कूड़ा बीनने का कार्य करते थे और मकान मालकिन भी इनकी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रही हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और जैसे इसमें अन्य तथ्य कोई सामने आएगा तो उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। बात अब छत्तीसगढ़ से। ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश और छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने वाली राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव का आज मुख्यमंत्री निवास में स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ज्ञानेश्वरी को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देते हुए 30 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी और आउट ऑफ टर्न डीएसपी पद की पदोन्नति देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान प्रदेश की प्रतिभा, परिश्रम और संकल्प का सम्मान है। मुख्यमंत्री विष्णु साय ने कहा कि ज्ञानेश्वरी यादव ने अपने पहले ही राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतकर यह सिद्ध कर दिया कि यह दृढ़ इच्छा शक्ति, कठोर परिश्रम और अनुशासन के बल पर कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ज्ञानेश्वरी न केवल देश के लिए पदक जीता बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया। यह उपलब्धि प्रदेश के खेल इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लासगो रवाना होने से पहले उन्हें ज्ञानेश्वरी से मिलने का अवसर मिला। उस समय उन्होंने उनके उज्जवल प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी थी। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने के बाद उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से बधाई भी दी थी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार के खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की आधुनिक खेल अधोसंरचना, विश्व स्तरीय परीक्षण, बेहतर कोचिंग, आवश्यक संसाधन, हर संभव प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक खिलाड़ी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तिरंगा लहराएं। आपको बता दें कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ज्ञानेश्वरी भविष्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत और छत्तीसगढ़ का नाम नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है। हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ग्लासगो से कॉमनवेल्थ गेम वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतकर आज छत्तीसगढ़ आई हैं। साथ में उनके माता पिता भी आए हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ज्ञानेश्वरी ने अपने माता पिता के नाम के साथ साथ छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन किया है। बेमेतरा पुलिस ने जिले में पहली बार संगठित अपराध की धारा लगाते हुए बड़ी कार्रवाई की। सिटी कोतवाली और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने घर में लाखों रुपए की चोरी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी, सोने चांदी के जेवर, नकदी, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मोबाइल, टीवी, गोल्ड लोन से जुड़े दस्तावेज सहित 13,70,000 रुपये का सामान बरामद किया गया। आपको बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज अभिषेक सांडिल ने सतत मॉनिटरिंग और पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया था। तकनीकी साक्ष्यों, साइबर विश्लेषण और मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी संजय कुमार जैन,
मोहम्मद सुमोन खान और राजेश निषाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस ने की जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपियों के विरुद्ध पहले से भी चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट, गुंडा एक्ट जैसे अपराधों में पहले भी मामले दर्ज थे। इन्हीं आपराधिक गतिविधियों और पुराने रिकॉर्ड को खंगालते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 यानी संगठित अपराध भी जोड़ दी है। टोटल 4,60,000 का ज्वेलरी था और 1 लाख रुपए कैश बताया गया था। इस प्रकार कुल 5,60,000 की चोरी कायम की गई थी और जो जब्तियां हुई हैं वो आज की मूल्य में लगभग 12,25,000 की ज्वेलरी है और 30,000 रुपए कैश जब्ती हुआ है। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल और कुछ ताला तोड़ने और का सामान जैसे आरी वगैरह अन्य जब्तियां भी। चोर जो है वो 3 लोग थे। केवल जो महिला थी वो चोरी का सामान को खपाने में अपने पति की मदद करती थी, इसलिए इसका नाम भी 11 प्रकरणों में महिला का स्वागत है। खबर अब झारखंड से। झारखंड जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर रांची में छात्रों का अनिश्चितकालीन धरने का आज 11वां दिन है। छात्र संगठनों ने 7 अगस्त को विधानसभा मार्च का ऐलान किया है। इस बीच जेपीएससी 14वीं प्रारंभिक परीक्षा विवाद पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम सोरेन ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करने का निर्देश जारी किया है। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार की अगुवाई में बनने वाली ये समिति आंदोलनरत छात्रों को सीधे संवाद करेगी। उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित 1 से 3 महीने के बीच में अपनी रिपोर्ट भी सौंप देगी। इधर आंदोलनकारी छात्र परीक्षाओं में कथित धांधली की सीबीआई जांच और आयोग में बड़े प्रशासनिक सुधारों की मांग पर बरकरार है। पद्म भूषण से सम्मानित दिसोम गुरु शिबू सोरेन की आज पहली पुण्यतिथि के अवसर पर आज पूरे क्षेत्र में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर उनके पैतृक गांव नेमरा में भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। वहीं विकास मेला सह पारितोषिक वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों की भागीदारी देखने को मिली। पद्म भूषण से विभूषित दिसोम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि के अवसर पर आज गढ़वा में श्रद्धांजलि सभा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के पूर्व मंत्री जेएमएम महासचिव और गढ़वा जिला के पूर्व विधायक ने श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत करते हुए कल्याणपुर स्थित बिरसा मुंडा पार्क में स्वर्गीय शिबू सोरेन की प्रतिमा के जल्द स्थापना की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने मंच से पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड आंदोलन के महानायक के योगदान और विचारधाराओं पर भी ज्ञान बताया। स्वर्गीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी की पुण्यतिथि पर आज ये कार्यक्रम यहाँ इस ऐतिहासिक भगवान बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क में श्रद्धांजलि सभा के रूप में यहाँ आयोजित किया गया है और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा महान उद्देश्य है। ये कार्यक्रम हम बड़े स्थानों पर और हजारों हजार की संख्या में गढ़वा जिले के तमाम जो हमारे यहाँ इस झारखंड राज्य का निवासी कहने का गर्व जो सीधा ठोक कर कहते हैं। 7-8 अगस्त को जमशेदपुर में आयोजित होने वाले युवा आसू के 2 दिवसीय प्रदेश अधिवेशन की तैयारियों को लेकर बीते सोमवार को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय रांची के हरमू में युवा आसू के प्रदेश संयोजकों और पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि ये अधिवेशन संगठन को नई ऊर्जा, नया नेतृत्व और नई दिशा देने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं में नेतृत्व क्षमता, वैचारिक स्पष्टता और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास आसू की पहली प्राथमिकता है। इससे पहले कल युवा आसू के ऑनलाइन सदस्यता और पंजीकरण अभियान का शुभारंभ भी किया गया।
मौके पर पार्टी प्रमुख ने बताया कि 7 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल ने संगठनात्मक विस्तार, भावी रणनीति और विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा करेगी, जबकि 8 अगस्त को झारखंड आंदोलन के अमर सेनानी शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। मीडिया से बातचीत में सुदेश कुमार महतो ने कहा कि राज्य में भर्ती घोटालों में युवाओं का विश्वास तोड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल सीआईडी जांच के भरोसे मामले को ठंडे बस्ते में ले जाना चाहती है। उन्होंने मांग की कि 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराई जाए, वर्तमान सदस्यों को तत्काल हटाया जाए और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और विशेषज्ञों की स्वतंत्र समिति गठित की जाए जो पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच करे। उन्होंने कहा कि सरकार यह भी स्पष्ट करे कि आने वाले समय में नियुक्तियां किस प्रकार से पारदर्शी ढंग से होंगी, युवाओं को निष्पक्ष अवसर कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी छात्रों और युवाओं के संघर्ष को पूरी मजबूती के साथ उठाती है, उनके साथ खड़ी है। पार्टी का स्पष्ट एजेंडा है पारदर्शी और कदाचार मुक्त परीक्षाएं, न्यायपूर्ण रोजगार और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार। झारखंड की राजधानी रांची में आज झारखंड प्रदेश बीजेपी द्वारा संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर प्रदेश स्तरीय कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी के मुख्य सचेतक और हटिया विधायक नवीन जायसवाल, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, विधायक रांची सीपी सिंह से लेकर प्रदेश के महामंत्री अमर बावरी सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी रही। मौके पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी गण उपस्थित नजर आए। मंच से संबोधित करते हुए बीजेपी नेताओं ने कार्यक्रम से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया। वहीं इस मौके पर गुरु रविदास के विचारों पर प्रकाश डालते हुए देश और समाज के योगदान में उनका उल्लेख किया। धनबाद के बेकार बाध स्थित जीवन ज्योति स्कूल में केंद्र सरकार के कैच द रेन अभियान के तहत जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धनबाद नगर निगम के नगर आयुक्त आशीष गंगवार, वाटर एक्टिविस्ट एकलव्य प्रसाद, विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं और शिक्षक शामिल हुए। इस दौरान जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पर्यावरण संरक्षण के प्रति बच्चों की जागरूक किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने कहा कि कोयलांचल धनबाद में स्वच्छ जल का संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पानी बचाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने विद्यार्थियों से जल संरक्षण की आधुनिक तकनीकों को अपनाने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की। वहीं वाटर एक्टिविस्ट एकलव्य प्रसाद ने बच्चों के रेन वाटर हार्वेस्टिंग के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कहीं से भी पानी की बर्बादी दिखाई दे रही हो तो उसे रोकने का प्रयास करें। कार्यशाला के दौरान विद्यार्थियों ने जल संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा और वर्षा जल संचयन को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का संकल्प भी लिया। अब खबर महाराष्ट्र से। पालघर के कासा चरोटी में अवैध शराब से भरे वाहन ने 4-5 बाइक सवारों को कुचल दिया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल पालघर पुलिस ने अवैध रूप से शराब से भरे एक वाहन का पीछा किया। पुलिस का पीछा करते देख वाहन चालक ने भागने की कोशिश की। भागते समय तेज रफ्तार वाहन चालक ने 4 से 5 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस हादसे में अलग अलग बाइक सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज कासा जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है। अब बात पंजाब की। पंजाब के लुधियाना के एक व्यापारी ने खन्ना के सिटी 1 पुलिस स्टेशन के शौचालय में पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। उसकी मौत हो गई।
आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस व्यापारी को एक धोखेबाज साधु ने गरीबी दूर करने के नाम पर 73,000 रुपये ठग लिए। जब व्यापारी की हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसने अपने पैसे वापस मांगे। पैसों को लेकर धोखेबाज साधु से झगड़ा हो गया। व्यापारी ने सिटी 1 पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने व्यापारी और धोखेबाज साधु को पुलिस स्टेशन बुलाया। इसी दौरान व्यापारी शौचालय में घुस गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। इसके बाद उसने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने घटना की जानकारी मिलते ही इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। इस घटना ने खन्ना पुलिस की कारगुजारी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्टेट लाइव की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।